नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो भी बातचीत होनी है वो थोड़ा-सा दिल्ली के इलेक्शन के आसपास ही होनी है, तो दिल्ली के इलेक्शन के आसपास ही रहते हैं। आज जो है एक बहुत बड़ी खबर जो है चारों तरफ घूम रही है, वो ये है कि प्रशांत किशोर जी जो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं सबसे बड़े। वो लगभग उनकी सेवाएँ ऑफ़िशियली और अनऑफ़िशियली लगभग सभी राजनैतिक दलों ने ली है और उनका एक अच्छा मुकाम है कि उनका राजनीतिक गलियारों में कि वो समझते हैं कि राजनीति को डिकोड करना वो बहुत अच्छा जानते हैं। हालाँकि राजनीतिक विश्लेषक तो हिंदुस्तान में ये हालत हो गई कि हर दूसरा व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो सर्टिफ़ाइड हैं कि हर आदमी उनसे सलाह लेता है। प्रशांत किशोर जी जो बिहार में एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की हार को डिकोड किया है कि उन्होंने 3 बड़े कारण बताए हैं कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी हारे। देखिए, उन्होंने बताए हैं और उसके पहले भी हम लोग उसको चर्चाएं कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, लेकिन उन्होंने भी उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करके राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में और जो जनता की समझ के अनुरूप उन्होंने उसको बेहतर शब्दों में पिरोया है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उनके हिसाब से जो सबसे पहला कारण था अरविंद केजरीवाल जी की हार का, वो था कि उनका वॉलेटाइल पॉलिटिकल स्टैंड। मतलब अरविंद केजरीवाल जी, अगर इसको हम इस शब्द को वॉलेटाइल पॉलिटिकल स्टैंड को अगर हम समझना चाहें हिंदी में ठीक से, कि उनका कोई एक स्टैंड नहीं होता था कि एक एक पार्टी है तो उसको, जैसे भाजपा है तो भाजपा का हमें ये पता है कि वो हिंदू हितों की रक्षा करने की बात करेगा, वो सुराज की बात करेगा, वो स्वराज की बात करेगा, वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, एक दिमाग में क्लियर है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो कुछ हद तक मुस्लिम अपीजमेंट, कुछ हद तक भाईचारा, ये सब शब्द उनकी डिक्शनरी के हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी आरजेडी की बात करें तो कि मुस्लिम यादव समीकरण की वो बात करेंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी की आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखेंगे तो आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहे हैं। अगर उनके राजनीति में उनकी अगर हम शुरुआत को देखें तो उन्होंने राजनीति में शुरुआत करी कांग्रेस के विरुद्ध भाषणों से, कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन से, कांग्रेस के विरुद्ध पूरी तरह से अपने आप को झोंक देने से। उनके हिसाब से कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्ट थे। उनके हिसाब से सोनिया जी, राहुल जी, वाड्रा जी सब भ्रष्ट थे। उनके हिसाब से जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप कांग्रेस के पास थी सारी की सारी भ्रष्ट थी। लेकिन जब 2013 में वो जीते तो जीतते ही उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लेकर सरकार बना ली। ये उनका स्टैंड लोगों को पसंद नहीं आया, जिसका उन्होंने नाम दिया वॉलेटाइल पॉलिटिकल स्टैंड। जब इंडिया ब्लॉक बना, इंडी गठबंधन बना, तो आप आंदोलन से जिस समय आए हो राजनीति में, तो आपने उन सभी दलों का विरोध किया जो आज आपके सहयोगी हैं। आपने लालू जी को महाभ्रष्ट करार दिया, आपने सोनिया जी को भ्रष्ट कहा, और आप जब इंडी अलायंस बना तो उन्हीं के साथ हाथ ऐसे ऊंचे करके खड़े थे कि ये हम साथ में हैं। भले ही उन्होंने उसको जो तगमा ये दे दिया कि हम भाजपा की कम्युनल पॉलिटिक्स के विरोध में, भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस गठबंधन के पार्ट बने, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनके विरुद्ध आपने संघर्ष किया, आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार में बने रहने के लिए या सरकार में आने के लिए आपने उन्हीं का साथ लिया। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आप राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब आप लालू जी के साथ थे, आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, आप जो साउथ इंडिया के जो है दक्षिण के कुछ दल हैं जिनके भ्रष्टाचार जिनके डीएनए में है, आप उनके साथ थे।
जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने कांग्रेस को गालियां देनी शुरू कर दी, आपने समाजवादी पार्टी को गालियां देनी शुरू कर दी, आपने सबको जो है फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मतलब आपका जैसे ही आपका जिला बदलता था, आपकी किसी पार्टी के बारे में विचारधारा बदल जाती थी। आपने एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड दिल्ली में जबरदस्त फेंका और 18-20% जो वोट कांग्रेस के पास होता था 2013 के पहले तक, वो आपने झटक लिया। और आपकी आइडियोलॉजी बेसिकली, जब आप राजनीति में आए थे तो आपने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति या जाति धर्म की राजनीति से आप अलग थे, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए, आप उसी रंग में रख गए और आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड फेंक दिया। अब आपने देखा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमें 18-20% वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 80-82% वोट है वो उसकी वजह से नाराज हो रहे हैं और कांग्रेस उसी वजह से पूरे देश में हार रही है, क्योंकि उसने अल्पसंख्यक वोट के लिए बहुसंख्यक वोटर को नाराज कर दिया। तो इन्होंने एक डिफरेंट कार्ड फेंका कि आज से करीब 1.5-2 साल पुरानी बात होगी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए, ना कि महात्मा गांधी की। हालांकि ये इन्होंने क्या सोच के बोला था ये नहीं पता होगा कि किस तरह से आपने ये सोचा, जो परंपरा इतने जमाने से चली आ रही है उसको आपने कैसे सोच लिया, वो आप एकदम से लक्ष्मी गणेश की फोटो के। अच्छा, इस पे एक तरह से बीजेपी जो है वो डिफेंसिव हो गई। अब वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, उसके पक्ष में भी नहीं बोल सकती। विरोध करती है तो अगर विरोध वो इस मुद्दे का करती तो वो एंटी हिंदू कहलाती, एंटी सनातन कहलाती। अगर समर्थन करती तो वो जो है अरविंद केजरीवाल जी क्रेडिट लेते कि मैंने कहा था कि उस पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, तो उन्होंने माना। चुनाव पास आया, फिर उनको लगा कि 80-82% वोट जो दिल्ली में नाराज है उसको कैसे साधा जाए। उसको साधने के लिए उन्होंने क्या किया, अच्छा यहां पे एक चीज और है, यहां पे बहुत से सीटों पे सिख और पंजाबी वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करीब पंजाबी सिख वोट 17-18-20% वो भी है। तो ये इस वोट को भी साधना था और बाकी बचा जो हिंदुओं का वोट है उसको भी साधना था, बहुसंख्यकों का वोट भी साधना था। तो इन्होंने कहा कि भाई पहले से इन्होंने अल्पसंख्यकों के वोट के लिए पहले मौलवियों को 18,000 की सैलरी दी हुई थी, तो उससे तो ये समझ रहे थे कि वहां पे उन्होंने अल्पसंख्यक वोट तो साध लिया है। यहां पे इन्होंने एकदम से घोषणा करी कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए देंगे। यानी अब मौलवियों को, ग्रंथियों को और पुजारियों को, तीनों को बराबर से 18,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। अब ये आपकी जो बेसिक राजनीति थी, जो आपका दावा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, उसके विपरीत था। अगर यही करना था तो कांग्रेस और भाजपा तो करने के लिए थी ना। आपने इसमें ऐसा क्या किया जो नई चीज थी? वो तो ये लोग कर रहे थे, आप तो नई चीज करने आए थे ना। आप तो भ्रष्टाचार मुक्त कट्टर ईमानदार सरकार बनाने आए थे। आप तो विकास करने आए थे। आप तो राजनीति की नई परिभाषा लिखने आए थे। आप तो उसी रंग में रंगे भाई। ये क्यों? तो ये जो इनका वॉलेटाइल पॉलिटिकल स्टैंड्स रहे हैं वो जनता ने नकार दिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो इनकी हार का प्रशांत किशोर जी ने बताया, वो है जो जब ये लिकर स्कैम में जब इनका नाम आया तो इनका जो अपना रिएक्शन था वो एक सधे हुए और मझे हुए राजनेता से भी बुरा था। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए थे तो जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल जा रहे थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री वहां पे आए। ऐसी स्थिति में जो ये लोग सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ये जो कर रहे हैं ये इनको पता है कि कैसे करना है। आपने क्या किया कि आप बिना इस्तीफा दिए आप जेल चले गए। पहले आप जो जितनी भी सरकारी संस्था थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनको तो आप गुमराह करते रहे। आप तरह तरह से वही खेल खेलते रहे जो सीजन्ड पॉलिटिशियन की। आप कोर्ट चले गए, आपने बेल की एप्लीकेशन दे दी, आप गायब हो गए, आपके समर्थकों ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को
मिलने नहीं दिया। तो इस तरह से आपने वही सब तिकड़मबाजी आपने भी खेली जो बाकी राजनेता खेलते हैं। तो आपने जो इस्तीफा देके अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि और इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प करनी चाहिए थी, उसकी जगह आप जेल में जाके सरकार चलाने की बात करने लगे। अच्छा, कमाल की चीज ये है कि इनके पास एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो ये शुरू से कर रहे हैं कि जनता चाहती है कि हमारा बेटा जेल से सरकार चलाएगा। 10, 15, 20, 50 आदमी इन्हीं के जो कार्यकर्ता उनके इंटरव्यू ले लिए गए, उनसे चिट्ठियां लिखवा ली गई कि अरविंद बेटा तुम जेल इस्तीफा मत दो, जेल से सरकार चलाओ। अब उन 15 लोगों की बात पे इन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे दिल्ली वासी चाहते हैं कि बेटा अरविंद तुम जेल से सरकार चलाओ, तुम इस्तीफा मत दो। इस्तीफा ना देना इनके लिए बहुत नुकसानदायक रहा। इनको ये बात समझ नहीं आई कि जो आप कट्टर ईमानदारी की छवि के साथ सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, उसने आपकी उस छवि को नेस्त नाबूद कर दिया। आपने अपने हाथ से खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। आपने खुद अपनी राजनीति, जो 10 साल की राजनीति, जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको अपने हाथ से तबाह कर दिया। उसके बाद आपने इस्तीफा कब दिया? यह भी कमाल की चीज है। इस्तीफा आपने तब दिया जब आपको बेल मिल गई, आप बाहर आए। अच्छा, राजनीति में होता क्या है ना, राजनीति इसी चीज का नाम है कि अगर आप निर्णय नहीं ले रहे हो तो विरोधी उस चीज का फायदा उठाएंगे। विरोधियों ने क्या करना शुरू किया, आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो कई थ्योरी निकलने लगी कि ये अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ये स्वाति मालीवाल को बना देंगे, ये संजय सिंह को बना देंगे। तो तरह तरह की स्टोरीज चलने लगी। कुछ ये भी स्टोरी चल रही थी कि जो बेल की शर्त है उसके हिसाब से ये कोई ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। जेल की शर्तें अपने आप में अलग थी कि जेल से वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो जितने दिन ये जेल रहे उतने दिन पॉलिसी बनना तो छोड़िए, एकदम सिस्टम कोलैप्स कर गया, एकदम पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। आप सारा दिल्ली सरकार जेल में बैठी है। जेल से वो अपने आप को रिहा करवाने में लगे हैं, ना कि देश के लिए या प्रदेश के लिए काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपको जेल हुई, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आप देखिए, आपको जो सरकार दिल्ली की जनता लाई थी ना, वो आम राजनीति करने के लिए नहीं लाई थी। आपको लाई थी स्वस्थ राजनीति करने के लिए, अच्छा माहौल देने के लिए। आपने श्रूड और सीजन पॉलिटिशियन से ज्यादा गंदा राजनीति आपने इस प्रदेश को दे दी। तो प्रशांत किशोर जी के हिसाब से ये 2 कारण थे। तीसरा कारण उनके हिसाब से इनका सबसे बड़ा जो वोटर था वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला इनका वोटर था, जिसने इनको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। वो वोटर था जो झुग्गी इलाकों में रहता है, जो कच्ची कॉलोनी में रहता है, जो किसी तरह से मेहनत करके अपना गुजारा बसा चला रहा होता है। आपने हालांकि आने के बाद उनको फ्री और बिजली पानी जो दिया, फ्री की बस यात्राएं दी, उससे काफी फर्क पड़ा। आपने 10 साल शासन किया, लेकिन वो बहुत नाराज हो गया इनसे। नाराज क्यों हुआ? वो बिजली पानी तो जो मिल रही थी वो तो मिल ही गई, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है? आपने सड़कें दिल्ली शहर में खत्म हो गई, सब जगह टूटी। आप अगर आम सड़क पर ट्रेवल कर रहे हो, जो मेन रोड से जो अंदर की सड़कें हैं उन पे अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आप अस्पताल पहुंच जाओगे, इस चीज की गारंटी है। सीवर गटर खत्म, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, गटर का पानी सड़क पे। ये सारी चीजों ने जो झुग्गी झोपड़ी का वोटर था उसके दिमाग में अरविंद केजरीवाल जी से बेहिसाब निराशा, हताशा का माहौल बना दिया। आपने ग्राउंड लेवल पे पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। अच्छा, ये समझ रहे थे जो मैं फ्रीबी दे रहा हूं, जो मैं रेवड़ियां दे रहा हूं, उससे सब चीजें कंपनसेट हो जाएंगी। लेकिन भाजपा ने इसी बीच एक ट्रम्प कार्ड खेला। उसने अनाउंस कर दिया कि जो आपको रेवड़ियां मिल रही हैं, हम उस रेवड़ियों के साथ आपको बताशे भी देंगे। तो आपकी रेवड़ियां बंद नहीं होंगी, उल्टा बताशे साथ में मिलेंगे। तो
ये जो रेवड़ी के सिर्फ जो लाभार्थी वर्ग था अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ा हुआ, वो भी भाजपा में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि चलो भाई अब ये तो मिल ही रहा है, हम भाजपा को वोट देंगे तो शायद हमें रेवड़ियों के साथ थोड़ा कुछ और मिल जाएगा, थोड़ी सी ज्यादा रेवड़ियां मिल जाएंगी या रेवड़ी के साथ बताशे में मिल जाएंगे। लेकिन ये कम से कम खराब सड़क, गटर का पानी सड़क पे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं झुग्गी कॉलोनी और कच्ची कॉलोनियों में, उससे तो छुटकारा मिलेगा। अच्छा नहीं भी मिलेगा तो कम से कम प्रयास तो होगा छुटकारा दिलवाने का। तो इसको हम इस चीज को अगर पूरा विश्लेषण करें तो जो एंटी इनकम्बेंसी इन सारी चीजों से उत्पन्न हुई 10 साल की, उसको अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में मैनेज नहीं कर पाए और करारी हार का सामना करना पड़ा। तो अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर जी ने इन 3 पॉइंट्स के अराउंड अरविंद केजरीवाल जी को डिफाइन किया। लेकिन एक चीज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव उन्होंने ये बताया कि ये हार अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरह से अपनी भविष्य की राजनीति को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि अब इनके पास जो प्रशासनिक काम है उसके लिए अब इनको समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। अब उस समय को ये अपने आप को ग्रो करने में लगा सकते हैं। स्पेशली उनके हिसाब से उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं तो वहां गुजरात में जो कांग्रेस का वोटर है वो इनके साथ और जुड़ सकता है और वो कैडर ये डेवलप करके वहां बीजेपी के विरोध में एक बड़ा दल बना सकते हैं। तो अगर उनकी हार को अरविंद केजरीवाल जी को एक डिफाइन किया गया कि कैसे उनकी कहां कहां हार हुई, कहां कहां चूक हुई, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आज सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।